सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 12th के सब्जेक्ट जीव विज्ञान का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। ये टॉपिक इस बायोलॉजी का 10वां चैप्टर है। हालांकि नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान के द्वारा रिलीज हुआ है, मैं से कुछ एक चैप्टर इसमें से हटा दिए, मतलब टॉपिक हटा दिए। हम इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से फोटोसिंथेसिस के कंप्लीट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिससे हमारे कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत आने वाले कुछ सामान्य प्रश्न पीछे नहीं रहे। आज हम प्रकाश संश्लेषण का पार्ट फर्स्ट देखेंगे, यानी इस पहले भाग के अंतर्गत हम प्रकाश संश्लेषण का सामान्य परिचय में परिभाषाएं, रासायनिक समीकरण और कुछ वैज्ञानिकों का योगदान जो फोटोसिंथेसिस के संदर्भ में है के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने वाष्पो उत्सर्जन तथा खनिज पोषण से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया था। वो प्रश्न ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपने पढ़े होंगे, समझे होंगे, और आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मुझे ये ऑनलाइन की क्लास कितनी समझ में आ रही है और मेरी पढ़ाई के लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है। इस प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक के समाप्त होने के पश्चात हम पुनः पहले की तरह MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हल करेंगे, जिससे इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न कंप्लीट हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्रारंभ करते हैं आज का ये टॉपिक, फोटोसिंथेसिस होता क्या है। आपने छोटी क्लासों में प्रकाश संश्लेषण के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा और ये ज्ञात होगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और उसका मुख्य भाग कौन सा होता है, जिस क्षेत्र में होती है वो इसकी पर्ण होती है। ये सामान्य छोटी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होती है? दो वर्ड है, प्रकाश और संश्लेषण। जीवों में पाई जाने वाली उपापचय क्रियाएं दो भागों में विभक्त होती है, या उसको दो प्रकार कह सकते हैं। एक तो होता है अपचय और दूसरा होता है उपचय। अपचय के अंतर्गत जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित होते हैं। उपचय के अंतर्गत सरल से जटिल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का, सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का जो संश्लेषण हो रहा है वो संश्लेषण है। लेकिन इन संश्लेषण क्रियाओं के अंतर्गत प्रकाश की अत्यंत आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण क्रिया नहीं हो सकती, इसलिए इसको नाम देते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये एक कॉमन सामान्य सी बात होगी। सामान्यतः पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। हालांकि कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जिसमें सिंथेसिस प्रोसेस होती है, वो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया कहलाता है, जैसे नॉस्टॉक है, न्यूबिना है या साइनोबैक्टीरिया है। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पादपों में पाई जाने वाली एक प्रमुख घटना है, जो कि जंतुओं में नहीं पाई जाती। अपवाद स्वरूप यूग्लिना है। यूग्लिना में प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है। तो होता किसमें, मुख्य रूप से पादपों में होने वाली एक प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत होता क्या है, इस रिएक्शन के द्वारा होता क्या है, इस रिएक्शन के द्वारा पादपों में खाद्य पदार्थ का संश्लेषण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्पादक के रूप में पादप जाने जाते हैं,
खाद्य पदार्थ का प्रकृति के अंदर खाद्य पदार्थ का संश्लेषण जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? पौधों के द्वारा होता है। सभी प्रकार के जंतु प्राणी खाद्य पदार्थ के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब आप ये कहोगे कि सब शाकाहारी जंतु या प्राणी पौधों को खा करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, खाद्य प्राप्त करते हैं, लेकिन मांसाहारी जंतु किस प्रकार से होंगे? तो मांसाहारी किसको खा रहे हैं? वो शाकाहारी जीवों को खा रहे हैं। तो ऊर्जा किस में आई हुई है? वो शाकाहारी जीवों में आई हुई है, प्राथमिक उपभोक्ता में आई और प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता तक ट्रांसफर हो रही है। लेकिन जो मेन सोर्स था वो कौन था? पादप था। यदि पादपों को यदि हम हटा देते हैं तो आगे की श्रृंखला बस समाप्त हो जाती है। तो खाद्य पदार्थ का संश्लेषण करने का कार्य करता है। अब होता क्या है कि इन खाद्य पदार्थ का या कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण बहुत अधिक मात्रा में होता है, सामान्य से अधिक। तो कुछ पदार्थ का उपभोग पादप अपनी खुद की उपापचय क्रिया को संपन्न करने के लिए प्रयुक्त करता है, यानी श्वसन में प्रयुक्त हो जाता है। शेष जितना होता है वो पादप में संग्रहित होता है और वो संग्रहित अवस्था में हम उसको ग्रहण करते हैं। जैसे हम किसी फल को खा रहे हैं तो इस फल में क्या है? पोषक तत्व खाद्य पदार्थ है, वो हमारे शरीर की आवश्यकता को पूरा कर रहा है, इसलिए हम उसको यूज कर रहे हैं। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि खाद्य पदार्थ है, वो किस में संग्रहित है? तने में संग्रहित है, हम उसको खाने के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई और उसी से हम इसकी परिभाषा निकालेंगे। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी होगी आपने कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल रासायनिक अभिक्रिया करता है, इसके फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? कार्बनिक पदार्थ, और इसके साथ में ऑक्सीजन बनती है। ये कार्बनिक पदार्थ प्रारंभ में C6H12O6 के रूप में होता है, एक हेक्सोज शर्करा के रूप में होता है, और ये हेक्सोज शर्करा फिर आगे जाकर के पॉलीसैकेराइड्स में परिवर्तित हो जाती है या फिर अन्य घटकों का निर्माण करता है। तो प्रारंभिक भाग क्या है? हेक्सोज शर्करा, जिसको हम किस रूप में लिख रहे हैं? कार्बनिक पदार्थ के रूप में लिख रहे हैं। तो परिभाषा इसी से बन रही है। क्या बन रही है कि सामान्य तौर पर ये रिएक्शन जिस मुख्य कोशिकांग के द्वारा संपन्न होती है उसको नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट, और उसमें पाए जाने वाला वर्णक को नाम देते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट का एक भाग है। तो परिभाषा क्या हुई? क्लोरोफिल जिनमें पाया जाता है वो पौधे सामान्य तौर पर हरे रंग के होते हैं। कैसे रंग के होंगे? हरे रंग के होते हैं। तो हरे पादपों द्वारा वायुमंडल से ग्रहण की गई कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि जब हमने खनिज पोषण में पढ़ा था तो कार्बन एक पोषक तत्व था, उस कार्बन का सोर्स था। पादप कहाँ से अवशोषित करता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसको अवशोषित करता है, और मृदा से प्राप्त जल जड़ के द्वारा अवशोषित होता है। तो हरे पौधे वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। क्लोरोफिल का जिक्र हम क्यों नहीं करें? क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है, शब्द बोल दिया है, हरे पादप प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक बार वापस सुन लीजिए आप। हरे पादप वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये एक सामान्य सी परिभाषा हुई। रॉबिनविच ने 1956 में एक और डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन थी? कि जीवनीय तापकरण पर, जीवनीय तापकरण जिस तापमान पर
जीवन संचालित होता है। जैसे अधिकतम 45 डिग्री, उससे 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी जीव जंतु जीवित रहते हैं, लेकिन वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप कुछ समय तक ही रहता है, ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। लेकिन बैक्टीरिया के संदर्भ में यदि बात करें तो ये लगभग 90 डिग्री की सेंटीग्रेड पानी के अंदर भी जीवित रहते हैं। तो उसके जीवित रहने के लिए वो वातावरण अनुकूलित है, इसलिए उसको नाम देते हैं जीवनीय तापक्रम। तो हम जीवनीय तापक्रम की बात करें, जीवनीय तापक्रम पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा, जल के मध्य, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के मध्य सुग्रहीकृत प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया अपचयन तथा ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कौन सा तापक्रम है? जीवनीय तापक्रम पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के मध्य सुग्रहीकृत प्रकाश रासायनिक अपचयन तथा ऑक्सीकरण क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लिख भी सकते हैं इसको, जीवनीय तापक्रम पर CO2 व जल के मध्य सुग्रहीकृत प्रकाश रासायनिक अपचयन व ऑक्सीकरण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। डेफिनेशन होगी रॉबिनविच के अनुसार। एक तीसरे प्रकार की और डेफिनेशन आती है जो ज़्यादा उपयुक्त होती है अपने 12th स्टैंडर्ड के लिए। क्या होती है? इस अभिक्रिया के अंतर्गत जो क्रियाफल प्रयुक्त हो रहे हैं, क्रियाकारक प्रयुक्त होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। ये तो है क्रियाकारक। और यहाँ पे जो कार्बनिक पदार्थ और ऑक्सीजन बने वो हैं क्रियाफल। इस रासायनिक अभिक्रिया में जो मुख्य उत्पाद निर्मित हो रहा है, जो इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य है, वो है कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करना। लेकिन इसके साथ साथ में ऑक्सीजन भी उत्पन्न होती है। ये इसके बाई प्रोडक्ट कहलाते हैं या उप उत्पाद कहलाते हैं। हालांकि इस ऑक्सीजन का भी महत्व या ऑक्सीजन का बनना भी प्रकाश संश्लेषण का मुख्य महत्व में है, लेकिन इसके बावजूद भी किस रूप में है? उप उत्पाद के रूप में है। तो इसमें जो रासायनिक पदार्थ भाग ले रहे हैं वो क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अकार्बनिक क्यों है? कि कार्बनिक पदार्थ हम उनको कहते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुए हो। कम से कम किससे बने हो? कार्बन और हाइड्रोजन। उसके साथ साथ में हो सकता है कि ऑक्सीजन भी हो, सल्फर भी हो, नाइट्रोजन भी हो, फास्फोरस हो। ये आप केमिस्ट्री में अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कार्बनिक नहीं। जल के अंतर्गत हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, इसलिए कार्बनिक पदार्थ नहीं है। तो ये क्रिया में जो भाग ले रहे हैं वो तो है अकार्बनिक, और जो क्रिया फल में जो पदार्थ बना है वो कार्बनिक। ये जो यौगिक है C6H12O6 जिसको हम सामान्य भाषा में लिखते हैं, छोटी कक्षाओं में से लिखते हैं, तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी। इसका मतलब एक कार्बनिक यौगिक हैं और ऑक्सीजन उपस्थित है, इसका मतलब विषम कार्बनिक यौगिक है। ये एक अलग मामला हो गया। तो क्या हो गया? एक कार्बनिक पदार्थ का हो गया। तो परिभाषा क्या होगी कि पादपों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिसमें अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है।
किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक और परिभाषा आती है, क्या आती है कि इसमें जो प्रकाशिक ऊर्जा प्रयुक्त हो रही है वो विकिरण ऊर्जा के रूप में, लेकिन जो ऊर्जा संचित होती है वो कार्बनिक पदार्थ के रूप में। और कार्बनिक पदार्थ क्या है? रासायनिक पदार्थ। तो परिभाषा क्या होती है? पादपों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिसमें विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो 4 से 5 प्रकार की परिभाषा प्रचलित है। इस प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने मत प्रदर्शित किए गए, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में जब समस्थानिकों का उपयोग होना प्रारंभ नहीं हुआ था तब तक वैज्ञानिकों को ये पता नहीं था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है, कि जल प्रयुक्त होता है, इसके द्वारा कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कैसे होता होगा ये हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे कि डायरेक्ट तो होता नहीं है कि इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ी और कार्बनिक पदार्थ बना। एक लंबा सा प्रोसेस है जिसको हम केल्विन चक्र के नाम से जानते हैं। तो ये एक अलग प्रोसेस हुई। तो प्रोसेस का पता कैसे लगा, इसलिए समस्थानिकों का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकाश संश्लेषण के इतिहास के संदर्भ में यदि बात करें तो समस्थानिकों से पूर्व, जिनकी खोज होने से पूर्व, समस्थानिक के बाद की बात होती है। प्रारंभ होता है 1727 से स्टीफन हेल्स, जिन्हें प्लांट फिजियोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने 1727 में बताया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत, यानी पादपों में एक ऐसी रिएक्शन पाई जाती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग होता है, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया देने का श्रेय इनको जाता है। इसके बाद में जोसेफ प्रिस्टले ने 1772 में 1772 में अपने प्रयोग के द्वारा ये प्रदर्शित किया था कि पादपों के मध्य और वायुमंडल के मध्य एक रिएक्शन पाई जाती है जिसके अंतर्गत O2 भी निर्मित होती है और O2 का एक्सचेंज होता है। वायु को शुद्ध करने का कार्य पादप करते हैं। और किसके द्वारा शुद्ध करेंगे? वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ करके करेंगे। ऐसा सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टले साहब ने बताया था। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो पुदीने के पौधे और बेलजार की सहायता से किया था। पुदीने का पौधा, पुदीना और बेलजार की सहायता से। इसके बाद में जॉन इंजन हाउस ने 1779 में 1779 के अंतर्गत अपने मत के द्वारा स्पष्ट किया था कि इस क्रिया में प्रकाश प्रयुक्त होता है और कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कहाँ से होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होकर के इसका अपचयन होने के बाद में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसा सबसे पहले जॉन सिनेबार ने 1782 में बताया था। तो हाउस साहब ने क्या बताया था? कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। और सिनेबार ने क्या बताया था कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है जो वायुमंडल से प्राप्त होती है। 1804 में डी शोसर ने बताया था कि इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल प्रयुक्त होता है और इससे ऑक्सीजन निकलती है। जल के अपघटन के द्वारा जो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचित करके कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है, यानी थोड़ा सा और डेवलपमेंट रहा। इसके बाद में 1845 में रॉबर्ट मे ने प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रकाशिक अभिक्रिया दी। कौन सी दी? प्रकाशिक अभिक्रिया। और इसके साथ साथ में ये भी बताया कि जल के अपघटन से ऑक्सीजन विमुक्त होती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इस मेयर साहब के मत को सत्यापित किया गया था C.B. वॉन नील के द्वारा 1930 में। क्या था
इन्होंने अपने प्रयोग सल्फर बैक्टीरिया पे किए और ये प्रदर्शित किया कि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन हेतु जो हाइड्रोजन होती है वो जल से उत्पन्न होती है, और नंबर 2 जो ऑक्सीजन डेवलप होती है वो जल के अपघटन से होती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि क्रिया कारक में कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और जल में भी ऑक्सीजन है। तो ये जो ऑक्सीजन बनी हुई आई कहाँ से, तो कहाँ से आती है, जल से आती है। इसके बाद में 1905 में F ब्लैकमैन का एक मत आया था जिसको इन्होंने सीमाकारी सिद्धांत नाम दिया था। क्या नाम दिया था, सीमाकारी सिद्धांत। सीमाकारी सिद्धांत क्या है, इस प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन में कोई न कोई ऐसा पदार्थ है जो इस अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, इसकी सीमा निर्धारित कर देता है कि इसके बाद में वो आगे नहीं बढ़ेगी। इसको क्या नाम दिया था, सीमाकारी नियम दिया था। तो इनके अनुसार इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर प्रयुक्त होने वाला वह पदार्थ या घटक जो सबसे कम मात्रा में प्रयुक्त हो रहा है वो सीमाकारी कारक कहलाता है, सबसे कम मात्रा में। अब कम मात्रा का मतलब क्या, क्लोरोफिल पादप बहुत बढ़िया है, प्रकाश बहुत बड़ा है, इसका सोर्स बहुत ज़्यादा है, प्रकाश की कमी होना संभव ही नहीं है, जल प्राप्त होता रहता है। तो इसमें सबसे कम मात्रा में कौन सा प्रयुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी 0.003%। तो सबसे कम मात्रा में प्रयुक्त होने वाला घटक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये नियंत्रित करता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी, घटेगी अथवा रुकेगी। लेकिन जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा दें, इसकी सांद्रता को बढ़ा दें, तो इसके बाद में वो कारक सीमाकारी कारक के रूप में प्रयुक्त होगा जो सबसे कम मात्रा में प्रयुक्त होता है। तो ये किसने बताया था, 1905 में ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया था। प्रकाश संश्लेषण के अंदर और अधिक विकास हुआ और रॉबर्ट हिल ने 1937 में 1937 में हिल रिएक्शन दी थी, जिसका नाम क्या है, हिल अभिक्रिया, जो हम इस संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत पढ़ेंगे, हिल अभिक्रिया। इसके बाद और आगे विकास होता गया। फिर एम केल्विन के द्वारा केल्विन साइकिल दिया गया, एच.एम. स्लैक के द्वारा C4 साइकिल दिया गया, ऑर्नन के द्वारा और अधिक प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत विकास की प्रक्रिया चलेगी। फोटो रेस्पिरेशन की नई परिघटना प्रकट हो गई। इस प्रकार से एक सामान्य परिचय के द्वारा के अंतर्गत इस प्रकाश संश्लेषण में जो रिएक्शन बनी है उस रिएक्शन में कौन सा पदार्थ का प्रयुक्त होता है, ये अलग अलग वैज्ञानिकों के मत के द्वारा दिया गया। ड्यूट्रोसोम ने सबसे पहले ये बताया था कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल है, जिस स्थल को जो से फोटोसिंथेसिस प्रारंभ होता है वो क्या है, क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल सबसे पहले प्रकाश को ग्रहण करके रिएक्शन को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। हम इस लेसन के सेकंड पार्ट में, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, इस सेकंड लेसन में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या है, किस जगह पर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो वो क्या, क्लोरोफिल। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके बारे में। इसके बाद में सेकंड पढ़ेंगे कि प्रकाश, कौन सा प्रकाश फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्शन ऑफ रेट इसमें होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है। उसके बाद में देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रयुक्त हो रही है और वो किस प्रकार से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। जल कहाँ प्रयुक्त हो रहा है और ऑक्सीजन का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस को यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक वो पार्ट होगा जहाँ प्रकाश की आवश्यकता होती है अर्थात प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरा वो भाग होगा जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो इस प्रकाश संश्लेषण को हम दो भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। पहला प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी है अप्रकाशिक अभिक्रिया। उसके अंतिम भाग के अंतर्गत ऐसे कौन से कारक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करते हैं और इसका महत्व क्या है। तो आज का टॉपिक सामान्य सा परिचय, हम
यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत या नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है इसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।